हेलो माई सेल्फ संबीत एंड वेलकम टू माई क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर का थर्ड पार्ट, और इसमें होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मतलब मैटर आपको मैं बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सॉलिड से लिक्विड कैसे किया जाएगा, लिक्विड से गैस कैसे किया जाएगा और इसका रिवर्स कैसे होगा। उसके साथ ही हीटिंग कर्व के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ओके, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जब चेंज होता है तो हीटिंग कर्व कैसे बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, मतलब चेंज करने के लिए 2 टेक्निक होता है, मतलब 2 तरीका होता है। एक है आपका भाई चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करके आप सॉलिड से लिक्विड, ओके, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से लिक्विड वापस भी आ सकता है, एंड लिक्विड से सॉलिड भी आ सकता है। मतलब टेम्परेचर चेंज करके इनके बीच में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ओके, और एक होता है बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके भी सॉलिड का स्टेट में चेंज, मतलब मैटर का स्टेट में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज बाय टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर का चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है ना। तो टेम्परेचर जो है इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस which is the measurement of thermal energy present in any matter। तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। कोई भी मैटर के अंदर जितना थर्मल एनर्जी होगा, ओके, उसको जो हम मेजर करते हैं, चाहे वो ठंडा हो या फिर गर्म हो, तो वो जो मेजरमेंट होगा कि कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे समर में आपका जो वेदर होता है वो हॉट होता है, विंटर में कोल्ड होता है, तो कितना हॉट कितना कोल्ड होता है, वो जो मेजरमेंट हम करते हैं दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ओके, और ये टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग थर्मोमीटर। ओके, तो थर्मोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अगर मैं थर्मोमीटर देखूं, डिफरेंट टाइप का आप देखे होंगे, ये मैनुअल थर्मोमीटर होता है, देन ये थोड़ा डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं। ये वाला थर्मोमीटर आप आजकल देख रहे होंगे जो कोरोना का टेस्टिंग में मतलब थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है, इसमें विदाउट टचिंग द बॉडी, ये वाला थर्मोमीटर जनरली आजकल यूज होता है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मोमीटर, और हाँ, इसके अलावा भी अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर होता है, लेकिन मैं सारा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मोमीटर इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन आवर चैप्टर। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा था कि थर्मोमीटर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट स्केल के हिसाब से, मतलब यूनिट, ओके, तो उस बेसिस पे थर्मोमीटर 5 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन एंड र्यूमर। ओके, तो इसमें से जो रैंकिन होता है और र्यूमर, ये दोनों का यूजेस आप इस क्लास में मतलब 9th में, लोअर स्टैंडर्ड में इतना ज़रूरत नहीं है। तो मेनली हम स्टैंडर्ड 9 में ये सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसका वैल्यू कैसा आता है। तो सबसे पहले ये देखो कि सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जो सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर में वाटर आइस होता है, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, जबकि आप फारेनहाइट स्केल में मेजर करो तो ये होगा 32 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में अगर मेजर करो तो ये होगा 273 केल्विन। इसका मतलब अगर मान लो मैं 3 बीकर लेता हूँ, उसके अंदर आपका आइस है, और उसको मैं 3 टाइप का थर्मोमीटर डाल दिया, एक है सेल्सियस, एक है फारेनहाइट, एक है केल्विन, तो ये तीनों जब रीडिंग जो इसमें मेजर करूंगा तो वो सेम टेम्परेचर के लिए अलग अलग रीडिंग होगा। एक होगा 0 डिग्री सेल्सियस, एक होगा 32 डिग्री फारेनहाइट, एक होगा 273 केल्विन, लेकिन ऑल द 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम टेम्परेचर। आप ऐसे एग्जांपल में समझ लो कि मान लो मेरा बॉडी का वेट ये है 60 kg फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अगर मैं केजी में एक्सप्रेस किया तो वो हो गया 60 kg, जबकि अगर मैं इसको पाउंड में एक्सप्रेस करूंगा तो पाउंड लगभग केजी का डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मान लो 130 पाउंड हो गया। तो देखो मेरा, चाहे मैं 60 kg लिखूं या फिर 130 पाउंड लिखूं, दोनों ही मेरा बॉडी का वेट ही बताता है। ऐसा नहीं कि जब मैं पाउंड में मेजर करूंगा तो मेरा बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो यूनिट के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका फिगर्स होता है, वो अलग अलग होता है। लाइकवाइज जो 0 डिग्री सेल्सियस जितना डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट भी उतना ही होता है।
जबकि आपका 273 केल्विन उतना ही होता है। मतलब तीनों जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो सेम है, बट वैल्यू इसलिए अलग अलग है क्योंकि हम अलग अलग स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो डिस्टेंस, मान लो मेरा घर से मेरा मार्केट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में जब मैं एक्सप्रेस किया तो 5 किलोमीटर हुआ, जब मैं इसको माइल्स में एक्सप्रेस करूंगा तो अबाउट 3 माइल्स के आसपास होगा। तो इसका मतलब है कि माइल में मेजर करने से जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर बस यूनिट अलग अलग होता है बट सेम मेजरमेंट होता है। नाउ अगर मैं बात करूँ कि सेल्सियस और केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो था 273 केल्विन, यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, मैं 0.15 को इग्नोर करता हूँ, 0.15 हम इजी कैलकुलेशन के लिए ओनली 273 ही मैं लेता हूँ। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो था वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस था। ओके, केल्विन में था 273। जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर मैं देखूं, मतलब जिस टेम्परेचर में वाटर बॉयल होता है वो है सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 373। अब बात ये आता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। मान लो एक टेम्परेचर दिया गया है आपका समथिंग कुछ भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उसको हम केल्विन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है केल्विन इक्वल्स 273 प्लस सेल्सियस। देखो मैं ये डेसिमल जो पार्ट है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली वैल्यू के लिए। एंड सेल्सियस को जब मैं मतलब केल्विन को जब मैं सेल्सियस में एक्सप्रेस करना है तो सेम यहीं से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। 273 को बस आप इस साइड पे ले लो। ओके, सो इट विल बी केल्विन माइनस 273.15। ओके, तो ये 273 प्लस क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस था तब ऑन दैट सेम टाइम केल्विन था 273। ठीक है, मान लो ये रूम टेम्परेचर में मेजर कर रहा था सेल्सियस में, वो हो गया आपका 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तब केल्विन स्केल में वही टेम्परेचर हो गया आपका 294। अब ये दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 0 और 21 के बीच डिफरेंस है आपका 21, जबकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी वही सेम है 21। ठीक है, मतलब जब 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है सेल्सियस स्केल में, तब केल्विन स्केल में भी 1 केल्विन ही राइज होता है। ओके, जब आप बॉइलिंग पॉइंट देख लो, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से 100 का डिफरेंस हो जाता है आपका 100, जबकि 273 और 373 में भी डिफरेंस होता है 100। मतलब जितना टेम्परेचर राइज होता है सेल्सियस में उतना ही राइज होता है केल्विन में। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सेम है। मतलब जब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस राइज होता है वहाँ पर 100 केल्विन राइज होता है। तो इसलिए बस हमको 273 जब हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 प्लस कर दो 273। ओके, तो आपको मिल जाएगा ये 373, है ना। तो ये बस सिंपल इसका फॉर्मूला होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका रिलेटेड। कन्वर्ट 315 केल्विन दैट इज इन सेल्सियस, मतलब 315 केल्विन कितना सेल्सियस होगा। अच्छा, अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ना। आपको सेल्सियस में एक्सप्रेस करना है तो सेल्सियस दैट इज इक्वल केल्विन माइनस 273, तो मैं वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। केल्विन में दिया है आपका 315, मैं सबट्रैक्ट कर लिया 273, देन यू विल गेट 42। ओके, तो मतलब 315 केल्विन जो था वो हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंपल फार्मूला है, आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ 98 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा केल्विन में तो कितना होगा। तो 98 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पहला वाला फार्मूला यूज करना होगा। ओके, जो कि था केल्विन इक्वल्स सेल्सियस प्लस 273, तो वही मैं यूज कर लेता हूँ 98 प्लस 273 दैट विल बी 371। तो आप 98 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो केल्विन में होता है 371 केल्विन। यहाँ पर मैं और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, मतलब सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्शन। तो मान लो सेल्सियस में दिया है 25, केल्विन में करना है तो क्या करना होगा ना, केल्विन में एक्सप्रेस करने के लिए 273 ऐड करना होगा। ठीक है, तो बस ऐड कर दो तो आपको मिल गया 298। अब केल्विन में है 112, सेल्सियस में करने के लिए सबट्रैक्ट करना होगा तो कर दो सबट्रैक्ट, आपको मिल जाएगा माइनस 161 सेल्सियस। ओके, फिर से केल्विन में करना है तो प्लस करना है तो आपको मिल जाएगा 310, और सेल्सियस में करना है तो माइनस करना होगा तो माइनस कर दो 0 माइनस 273, इट विल गिव यू माइनस 273। ओके, फिर से सेल्सियस में दिया है 40 और केल्विन में आपको एक्सप्रेस करना है तो प्लस करना है तो माइनस 40 प्लस 273 दैट विल गिव यू 333। लाइकवाइज केल्विन में दिया है, सेल्सियस में करना है तो सेम सबट्रैक्ट कर लो, देन विल गेट 70।
सेल्सियस में है, केल्विन में करना है तो ऐड करना होगा 423, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, द वैल्यू इज सेम, दैट इज 273। ओके, अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में रिलेशन। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स होने वाला है एज कम्पेयर टू केल्विन एंड सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन जो थोड़ा इजी होता है। अब देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन, देखो सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट में वो है 32, ठीक है। और यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पर हो गया आपका 212, है ना। तो मतलब ये जब 1 डिग्री राइज होता है, ये 1 डिग्री राइज नहीं होता, ठीक है, ये अलग ही राइज होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये जो डिफरेंस है आपका 0 और 100 के बीच में डिफरेंस है 100, मतलब जब 100 डिग्री राइज हुआ तो इनके बीच में डिफरेंस आप देख लो 32, 212 को 32 से सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट 180। मतलब जब सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री राइज होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 180 राइज हो जाता है, और बेस कितना था 32, ठीक है। तो इसके लिए जो कन्वर्सन के लिए जो इनके बीच में रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है ऐसा, दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स 1.8 इंटू सेल्सियस प्लस 32 तो आपका बेस था, ठीक है। उससे जो आगे हम जाएंगे, लेकिन ये 1.8 कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस लूँगा, हाँ ये था आपका केल्विन का रिलेशन, ठीक है। केल्विन का रिलेशन कैसे हुआ था सेल्सियस के साथ ना, बस आपको 273 जो इसका बेस वैल्यू था ये बस आपको ऐड करना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको 32 तो ऐड करना होगा, उसके साथ 1.8 भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मैं 180 फ़ारेनहाइट लूँगा, मतलब इनके बीच में जैसे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस था ना 32 और 212, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना मैं बताया ना 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। सेल्सियस स्केल में 100 के साथ इक्वल होता है। अब ये दोनों का रिलेशन आप निकाल दो, मतलब रेशियो निकाल दो, देन यू विल गेट 1.8, मतलब 180/100 विल गेट 1.8। मतलब जब सेल्सियस स्केल में 1 डिग्री राइज होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 1.8 डिग्री राइज हो जाता है, ओके। इनका रेशियो से आपको पता चल जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, मतलब सेल्सियस जब 1 डिग्री राइज होगा ऑन द सेम टाइम फ़ारेनहाइट स्केल में वो 1.8 डिग्री राइज हो जाता है, ओके। अगर सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना होगा देन मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मतलब सेल्सियस में जब एक्सप्रेस करना होगा आप यहाँ से ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। 32 जब इस साइड पे जाएगा देन इट विल बी -32 एंड 1.8 जब इधर होगा देन 1.8 जो है डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द टू फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 122 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स हाउ मच सेल्सियस। तो सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो सेकंड वाला, ये वाला सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए है। तो सेल्सियस इक्वल फ़ारेनहाइट -32/1.8, तो यूज कर लेते हैं वही फार्मूला। फ़ारेनहाइट आपको दिया गया था 122 और -32 में कर लिया, डिवाइड कर लिया 1.8, सो आई विल गेट 90/1.8, सो द वैल्यू विल बी 50, ओके। सो 122 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अगर मैं बात करूँ 80 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो इसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या होगा ना, सेल्सियस जो भी वैल्यू दिया गया होगा उसमें आपको 1.8 मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू ऐड 32। तो 80 मुझे दिया गया था सेल्सियस में, देन आई मल्टीप्लाई 1.8, देन आई ऐड 32, सो आई विल गेट 144 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, मतलब केल्विन टू सेल्सियस या फिर आपका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। केल्विन टू फ़ारेनहाइट भी मतलब रिलेशन है, लेकिन वो अभी के लिए स्टैंडर्ड 9 के लिए मैं नहीं समझता कि इतना इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको इतना नहीं आता। सो बस अब ये दो रिलेशन याद रख लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा 9th के लिए इनसे कवर अप हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं जो टेम्परेचर है वो कैसे हेल्प करता है सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होने के लिए। मतलब सॉलिड एक है, मान लो मैं आइस लिया हूँ, इसको जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब क्या होता है इसके अंदर। तो देख लेते हैं सॉलिड को, ये जो आइस में लिया हूँ इसको मैं स्टैंड में रख लिया और एक
बर्नर में लगा दिया, जैसे ही हीट में दूंगा तो ये धीरे धीरे हीट अप होने लगेगा आइस, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा तो आइस का पार्टिकल में क्या चेंजेस होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, है ना। तो मतलब आइस का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोशन ऑफ द पार्टिकल के साथ। अब सॉलिड का पार्टिकल मूव तो नहीं करेंगे, मैं बताया था आपको इससे पहले पार्टिकल का मूवमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था, सॉलिड का पार्टिकल क्या करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, है ना। तो जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल जो सॉलिड का आइस का पार्टिकल वो ज़्यादा ही वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। अब ज़्यादा वाइब्रेशन जब होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दो आइस पार्टिकल के बीच में, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, ठीक है ना। मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तब उनके बीच में स्पेस भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल स्पेस। फिर से थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल धीरे धीरे ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे क्योंकि मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो गया। जैसे ही दोनों के बीच में वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन था, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, वो ब्रेक डाउन हो गया। जब वो ब्रेक डाउन होगा तो पार्टिकल अब धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए, सो द इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया। एंड लाइक वाइज मतलब ऐसे ही जो सॉलिड था मतलब आइस था वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो टेम्परेचर का यही रोल होता है दैट इट ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स, ताकि दोनों अलग हो जाएंगे एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ जो टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पर मैं थर्मोमीटर सेट कर लिया, ओके, और टेम्परेचर मेजर कर लिया, जिस टेम्परेचर में ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है, तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये जो प्रोसेस हुआ सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्शन होता है इसको कहा जाता है फ्यूजन, और मेल्टिंग भी कहा जाता है। ओके, so this process is called fusion and the temperature at which this takes place or means the conversion of solid to liquid takes place is called the melting point. Now मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो, अगर मैं बात करूँ कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, शुगर का होता है 180 डिग्री सेल्सियस, सॉल्ट का होता है 101 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये जो मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू शुगर, है ना। तो ये शुगर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि दो शुगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो राइज हो जाता है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ सॉल्ट के साथ शुगर को, देन शुगर का कम होता है और सॉल्ट का ज़्यादा होता है 101 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्ट में जो पार्टिकल होता है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू शुगर ज़्यादा होता है, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप आयरन से कंपेयर करें तो आयरन में और भी ज़्यादा, मतलब आयरन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और भी बढ़ता जाएगा। डायमंड जो कि होता है 4000 डिग्री सेल्सियस, तो इसको डायमंड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट राइजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा तो आप ये समझ लो वो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ओके, और यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ दैट कोई भी जो प्योर सॉलिड होगा उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ईच प्योर सॉलिड हैज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर मैं बात करूँ ओनली सॉल्ट है तो वो 101 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा। अगर मैं एक मिक्सचर ले लिया जिसमें आपका क्या है ना, सॉल्ट भी है, ठीक है, और शुगर भी है, तो ये दोनों मिक्सचर को जब मैं हीट करूंगा तो शुगर तो सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस में, जबकि सॉल्ट तब तक मेल्ट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जब मिक्सचर होगा तो मिक्सचर का आपको एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा मिक्सचर मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर वो प्योर सब्सटेंस होगा तो वो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस का निकाला जाता है, कभी भी मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में जो अलग अलग चीज़ होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट इंडिविजुअली अलग अलग होता है, सब एक ही साथ मेल्ट नहीं होगा।
ठीक है। सो दिस वन यू हैव टू रिमेंबर दैट प्योर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि वो पार्टिकल के बीच में वो सब्सटेंस का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, अब एक चीज़ मैं बताऊँ दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर सल्फेट ये है 110 डिग्री सेल्सियस। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है ना ब्लू कलर का, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको यूज करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। सपोज मान लो हियर आई कॉपर सल्फेट और इसका मैं टेम्परेचर मेजर कर लिया, ठीक है। अभी तो कुछ हीट नहीं दिया गया है, तो टेम्परेचर कॉपर सल्फेट का वही होगा जो रूम टेम्परेचर होगा। सपोज मान लो रूम टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब इसको बर्नर के ऊपर बिठा लिए और टाइम जो है मैं मेजर कर लिया, मतलब नोट डाउन कर लिया 7 बजा हुआ, मतलब 7 बजे मैं इसको हीट पे मीन्स द कॉपर सल्फेट इज सब्जेक्टेड टू हीट। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका टेम्परेचर राइज होगा। मतलब अगर मैं 7:01 में देखूँ, मतलब 7:01 बजे, तो देखो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ है, ठीक है। और 7:02 में अगर मैं देखूँ तो नाउ यू कैन सी हियर टेम्परेचर इतना तक आ गया, है ना। अगर मैं 7:03 में देखूँ तो टेम्परेचर और भी थोड़ा राइज हो गया, इतना तक आ गया। और 7:04 में, मतलब जैसे ही टाइम आगे जाएगा, 7:05 में और थोड़ा बढ़ गया, 7:06 में और भी थोड़ा बढ़ गया, देखो इतना तक पहुंच गया, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप टाइम मतलब इसको हीट को सब्जेक्ट करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा टाइम को आप इसको हीट देंगे उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर राइज होगा। ओके, तो ऐसा एक टाइम आएगा, मतलब मान लो मैं टाइम नोट कर लिया 7:09 में, ये टेम्परेचर जो हो गया वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या था ना, 110 से थोड़ा सा पीछे था, अब मुझे इसको ध्यान से देखना था। जब मैं देखा तो ये 7:10 में 7:10 में ये 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और जब ये 110 मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, देन यू कैन सी हियर द कॉपर सल्फेट स्टार्ट टू मेल्ट। ऐसा नहीं कि जितना मैं कॉपर सल्फेट लिया था वो एक ही टाइम पे पूरा का पूरा मेल्ट होकर पानी हो गया, नहीं। ये क्या हुआ ना, इट स्टार्ट टू मेल्ट एट द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी सब्सटेंस होता है इट स्टार्ट टू मेल्ट, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों स्टेट में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहले देखो 7:09 में क्या था ना, आपका 100 डिग्री सेल्सियस था और ये सब सॉलिड थे, ठीक है। जैसे ही 7:10 हो गया, मतलब 1 मिनट के बाद, तो टेम्परेचर तो राइज हो रहा था, ये पहुंच गया आपका 110 पे। और जब 110 पे पहुंच गया, देन द कॉपर सल्फेट स्टार्ट टू मेल्ट। जब छोटा छोटा जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, अब अगर हम आगे देखें, मतलब बर्नर को ऐसे ही जलने दिए तो 7:07 हो गया। देखो ये मेल्ट हो रहा है बट टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, है ना। मैं दिखा रहा हूँ फिर से पीछे जाके। 7:10 में था आपका 110 डिग्री, 7:09 में था 100, 1 मिनट के अंदर आपका 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ था। लेकिन जब से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तब टाइम तो इंक्रीज हुआ लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। अब 1 मिनट के बाद देखते हैं, फिर से टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, 7:12 हो गया है, फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। अब वैसे ही मैं देखा कि जब 7:15 को ये जो पूरा कपड़ा कॉपर सल्फेट में लिया था वो लिक्विड हो गया, लेकिन तब तक टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बर्नर में बंद कर लिया था, बर्नर अगर मैं बंद कर लूंगा तो ये फिर मेल्ट नहीं होता। ओके, तो 7:10 और 7:15, अब ये तीन टाइम को कंपेयर करो। 7:09 को जब टेम्परेचर 100 डिग्री था तो 7:10 को टेम्परेचर 10 डिग्री राइज हुआ, लेकिन जब से ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तब से लेके ये नेक्स्ट 5 मिनट तक देयर वाज नो फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। बर्नर मेरा जल रहा था, मतलब ये 5 मिनट के दौरान जितना भी मैं हीट दिया वो हीट थर्मोमीटर में शो नहीं हुआ, थर्मोमीटर इसको मेजर नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट हीट गेट हिडन थ्रू द कॉपर सल्फेट, मतलब उसके अंदर जाकर छुप गया। इसको कहता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आप मतलब ऐसे इंग्लिश में बताऊं, वो होता है हिडन हीट, मतलब हीट जो है ये 5 मिनट के दौरान जाके उसके अंदर छुप गया, बिकॉज इट इज नॉट शोन बाय द थर्मोमीटर। 110 था वही 110 ही है, ठीक है। तो इसको कहा था लेटेंट हीट। और ये कब हुआ, हीट कब छुप गया ना, एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग, जब ये मेल्ट हो रहा था, तो इसको कहा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ओके। तो जो फ्यूजन के टाइम मतलब मेल्टिंग के टाइम जितना हीट जो उसको मतलब ये 5 मिनट के दौरान ये 710 से लेकर 715 तक जो हीट में दिया वो हीट जाके अंदर चुप गया जो कि थर्मोमीटर में शो नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे होगा आप देख लीजिए थोड़ा। तो इसका डेफिनेशन ऐसे होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड में इसलिए लिखा, मैं बताऊंगा, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लिया था, है ना, तो ये थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जब से इसका मेल्टिंग स्टार्ट हुआ तब से पूरा मेल्ट होने के लिए कितना टाइम लगा ना, 5 मिनट। अगर आप इतना ज़्यादा सा कॉपर सल्फेट ले लेंगे, ठीक है, तो उसको भी जब मेल्टिंग स्टार्ट होगा तब से लेके पूरा कंप्लीट मेल्ट होने तक आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप फिर बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लेते हैं 1 kg सॉलिड। आप कोई भी सॉलिड का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आप मेजर करना चाहें तो ये होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो 1 kg लेना होगा। इफ आई एम टेकिंग आइस देन ऑल्सो आई हैव टू टेक 1 kg। तो 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली उसका सॉलिड से जब से मेल्टिंग स्टार्ट होगा तब से लेकर कंप्लीटली मेल्ट होने तक जितना हीट एब्जर्व होता है दैट हीट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब बात ये है कि हीट हम वैसे तो समझने के लिए बोलते कि हीट जो है उसके अंदर हिडन हो गया, मतलब छुप गया, लेकिन एक्चुअली वो हीट कहाँ जाता है, मीन्स व्हाट डज द हीट एनर्जी गोज। तो इसका आंसर ये है द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब देखो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, कहाँ चला गया ना, अच्छा, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो 5 मिनट के दौरान यहाँ पर ये एग्जांपल में देखो 710 से 715 तक ये जो हीट एनर्जी क्या हुआ ना, ये हीट एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, ये जाके क्या करता है ना, उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, सो दैट द सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ओके, तो द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये 7 बजे से मैं जब इसको हीट दे रहा था तब से लेके 710 तक इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होके उसका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद फर्दर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता, तब क्या होता है, द हीट एनर्जी दैट वी सप्लाई इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज द हीट दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि जाके छुप जाता है, अंदर जाके ऐसे छुप के रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जाके क्या करता है ना, अंदर जाके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक डाउन करता है, सो दैट हम सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो एट द टाइम ऑफ स्टेट चेंज टेम्परेचर राइज नहीं होता। Okay, this is very important that you have to remember. Temperature does not change at the time of change of state. जब solid से आप liquid change कर रहे हो कब ना, जब से ये melting start हो जाएगा, मतलब at its melting point। इसलिए मैं latent heat of fusion में देखो डेफिनेशन में लिखा था at its melting point 110 उसका melting point था, 110 में ही जितना amount of heat absorb हो गया उसको completely liquid करने के लिए उसको कहा जाता है latent heat of fusion। ओके, अच्छा एग्जाम्पल में एक बताऊँ, जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है वो है आपका 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये होगा कि 3.35 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए 1 kg आइस को सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड बनाने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप आइस को रखे हो, वही 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा जब तक सारा का सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट, मतलब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ओके, और उसके लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट जरूरत होता है दैट इज 3.35 इंटू 10⁵ जूल।